हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्ट्रगल स्टोरीज सीजन 1 एपिसोड 10। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाली हूँ जो सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर है और साथ ही वो बहुत हम्बल भी हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से बहुत कुछ सीखा है और उसे इम्प्लीमेंट भी किया है और एक बड़ा एग्जाम्पल हम सभी के लिए सेट किया है। आई एम श्योर कि आज के इस इंटरव्यू सेशन में आप सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर का एक YouTube चैनल भी है जो उन्होंने कुछ 3 साल पहले शुरू किया था और आज मिलियंस ऑफ लोग उन्हें देख रहे हैं। तो ज्यादा समय ना लगाते हुए चलिए हम मिलकर स्वागत करते हैं एपी दुबे जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट करके यहाँ आने के लिए और हमारी स्ट्रगल स्टोरीज का पार्ट बनने के लिए। इट्स माय ऑनर कि आपने मुझे बुलाया और इन सभी लोगों के साथ में जिनको आप लेकर के आते हैं उनके साथ बैठने का, उनके बराबर आने का मौका दिया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर, दिस इज़ योर ग्रेटनेस। सर सबसे पहला सवाल मेरा, क्योंकि मेरी ये सीरीज़ ही स्ट्रगल स्टोरीज़ की है। स्ट्रगल हर किसी ने फेस किया है, आपकी लाइफ में भी वो स्ट्रगल आपने फेस किया है। हमें पता है आपकी क्या बैकग्राउंड है, लेकिन हमारे व्यूअर्स को नहीं पता होगा आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट क्या था। आपके यूट्यूब चैनल पे हम देखते हैं आप बहुत ज़्यादा मनी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप फाइनेंशियली किस तरह से स्टेबल हो सकते हैं, तो वो नॉलेज आपको कैसे मिली? देखिए, फाइनेंशियल की बात करें, जो मनी की नॉलेज है, तो बचपन से ही मेरे घर में ऐसा माहौल रहे थे कि पैसे की हमेशा कमी रही थी जी। लेकिन कभी मैंने उस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं 30 सालों तक काम करता रहा, नौकरी करते रहा, कुछ और भी काम करते रहा, पैसे कमाते रहा, खर्च करते रहा, अच्छे पैसे कमाए। फिर मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। या ये कह सकते हैं कि जॉब ने मुझे छोड़ दिया। मैंने सोचा था कि जब इस जॉब को छोड़ूंगा तो उसके बाद में फिर कोई और काम नहीं करूंगा, कोई नौकरी नहीं करूंगा, खुद का बिजनेस करूंगा। अब खुद का बिजनेस करना मतलब कि ऐसा मौका आ जाता है कि यार आपके पास पैसे नहीं होते, आपको पता नहीं होता, क्योंकि मैंने कभी बिजनेस उससे पहले इस तरीके का नहीं किया था। बिजनेस किए थे कुछ, जिनको किया बंद कर दिया, और वहाँ पर मेरे ऊपर सपोर्ट भी था कि हाँ ये सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से बिजनेस कभी प्रॉब्लम नहीं दिया। उस तरीके की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी नहीं थी, तो वो मैं चलते रहा। लेकिन जब खुद का बिज़नेस शुरू किया कि अब बिज़नेस ही करना है, अब नौकरी नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो जब उसमें काम करना शुरू किया तो शुरुआती दिनों में बहुत पैसे की प्रॉब्लम आई। काम ही नहीं था तो पैसे कहाँ से आएंगे? करेक्ट। तो वो करीब साल भर, 1.5 साल यही माहौल चलता रहा कि EMI कभी बाउंस हो रही है, कभी घर में पैसा नहीं है कि यार घर में अपने बीवी बच्चों को कुछ खिला भी सकूँ मैं, ऐसे माहौल भी आ गए। और एक दिन मेरी बेटी मेरे पास में आई और उसने मुझसे कहा कि पापा मुझे चॉकलेट खानी है, चॉकलेट दिला दो। मेरे पास में 5 रुपये भी नहीं थे कि मैं उसको 5 रुपये की एक चॉकलेट दिला सकूं। तो मैंने मेरी बेटी को गोद में लिया और मेरी आंखों से आंसू आने लग गए, मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। मैं कुछ कहता उसके पहले ही मेरी बेटी ही बोली कि पापा प्लीज़ आप रो मत, मैं आपसे चॉकलेट नहीं मांगूंगी, मैं आपसे बिल्कुल चॉकलेट नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस आप रो मत। आई एम सॉरी, मैंने गलती कर दी, आई एम सॉरी, मैंने कोई गलती कर दी हो तो। एंड दैट ब्रोक मी कम्प्लीटली। मुझे ये लगा कि यार कर क्या रहा हूँ मैं। आज 28-29 साल का हो गया हूँ, 10 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, पैसे बहुत कमाए, लेकिन फिर भी आज मेरे पास में इतना पैसा नहीं कि मैं 5 रुपये की चॉकलेट दिला सकूँ मेरी बेटी को। और वो जगह थी जब मुझे लगा कि यार कुछ तो गलत है। पहले इनिशियली मैंने भगवान को ब्लेम किया कि भगवान आप मेरे साथ में गलत क्यों कर रहे हो। फिर जब मैंने भगवान को ब्लेम करा तो खुद से बात करना शुरू करी। मैं अपने आप से बहुत बात करता हूँ और सबको अपने आप से बात करना चाहिए, तो मैं अपने आप से बहुत बात करता हूँ, मैं अपने आप से बात करने लग गया। और फिर मुझे लगा कि यार भगवान ने मेरे साथ गलत क्या करा है। उन्होंने मुझे स्ट्रगल दिया, लेकिन उस स्ट्रगल को सहने की पावर भी दी है, उस काबिल बनाया कि मैं अपने आप को बेहतर बना सकूँ। मैं आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं इतना पैसा कमाता था जितने एक MBA वाले भी नहीं कमाते थे, जबकि मैं 12वीं पास हूँ। और मैं फिर वही कहने लगा कि यार मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ, लोगों को लीड कर रहा हूँ, मेरे पास में टीम है लीड करने की, मुझे जो है बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं, मैं डायरेक्टली सिर्फ उस कंपनी के मालिक को रिपोर्ट करता हूँ जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। मतलब मैं कुछ ना कुछ तो काबिल हूँ और भगवान ने मुझे इतना काबिल बनाया, तो भगवान ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया और जो गलत हो रहा है वो सिर्फ मेरी गलती है। फिर मैंने समझना शुरू किया कि यार अगर मैं गरीब नहीं, अगर मैं गरीब हूँ और दूसरे नहीं हैं, या मेरे पास में पैसे नहीं है, तो दूसरों के साथ में भी प्रॉब्लम आई होगी। क्योंकि रॉबिन शर्मा इस बात को बहुत खूबसूरती से कहते हैं कि लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आप फेस कर रहे हैं और किसी और ने फेस ना करी हो, और जिसने फेस करी हो उसने इसका सोल्यूशन भी निकाला है। तो मैंने यही सोचा कि यार
ये जो प्रॉब्लम है इसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन भी निकलेगा। करेक्ट। फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि यार फाइनेंशियल विजडम का पूरा जो है एक चैप्टर है, पूरी की पूरी एक जिंदगी आप उसमें जी सकते हैं। फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया और तब समझ में आया कि यार फाइनेंशियल विजडम क्या होता है, फाइनेंशियल नॉलेज क्या होता है। मैंने उसको समझना शुरू किया और तब मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। ओके, तो वो टर्निंग पॉइंट था जब आपकी बेटी ने आपसे चॉकलेट की डिमांड हाँ, की। वो 5 रुपए की चॉकलेट की डिमांड, उसके वो आंसू, उसकी वो सॉरी, वो ही टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद मैं भी आम लोगों की तरीके से ये सोचता कि बहुत ज़्यादा काम कर लेंगे और अमीर बन जाएंगे। सिर्फ काम करने से अमीर कोई नहीं होता। अमीर होता है इंसान पैसे को समझने से, क्योंकि अगर आप पैसे को नहीं समझेंगे तो आप अमीर नहीं हो सकते। और Correct. मुझे ये लगता है कि उसके बाद में ही मेरी लाइफ बदली है। एग्जैक्टली जैसे कि आपको पता है हमारा चैनल नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड एजुकेशन पर है, तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज को प्रेफर करते हैं, लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग के अगेंस्ट वीडियोस बनाते हैं। ऐसा क्यों? आपका ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा था सर? नहीं, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अगेंस्ट में बहुत सारे वीडियोज नहीं बनाए, सिर्फ एक वीडियो था। Okay. वो भी मुझे डिलीट करना पड़ा था क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के जो अंधभक्त हैं जी, Pardon my अंधा language, बिलीव, पर अंधभक्त मतलब जो इस सच को समझना ही नहीं चाहते कि उनको झूठ बेचा जा रहा है। जी, तो उन लोगों से बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिले, बहुत सारी गालियाँ मिल रही थी, लिटरली गालियाँ मिल रही थी, जो कि सिर्फ मेरे लिए होती तो चल जाती, मेरे परिवार के बारे में भी ये ऐसी बातें कही जा रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने अंधभक्त होंगे। तो मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा था, पर वो बहुत वायरल हो गया था और उसको लोगों ने व्हाट्सएप पर भी बहुत शेयर किया था। तो मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा था, उस बारे में हम बात नहीं करते। पर जो मैं बात करूँ कि मुझे क्यों उस वीडियो या मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से क्या शिकायत है, तो मेरी शिकायत सिर्फ इतनी सी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में झूठ बेचा जाता है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ भी नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम हो, झाड़ू लगाने का काम भी आपको अरबपति बना सकता है। बिल्कुल। और मैं आपको ये बता दूं कि मॉप एंड क्लीन नाम की शायद एक कंपनी है अमेरिका की, उसने सिर्फ टॉयलेट साफ करती है। उसके पास में करीब 17 या 18 मिलियन का उनका बिजनेस था 2017 में। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता, पर किसी भी काम से आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग कोई बुरी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, उस मॉडल को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर जो झूठ बेचा जाता है वो झूठ को बुरा कहता हूँ। लोग कहते हैं कि आप 6 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, साल भर में आप जो है मिलेनियर बन जाएंगे। सबसे पहले तो यार ये समझ लीजिए कि दुनिया में कोई भी इंसान इतनी जल्दी मिलेनियर बन नहीं सकता। बिल गेट्स साहब को मिलेनियर बनने में 3 साल लग गए थे, जेफ बेजोस साहब को करीब 4 साल लग गए थे, मार्क जुकरबर्ग की बात करें उन्होंने भी 2 साल 2.5 साल लगे जी। और गूगल की बात करें, हम गूगल के सीईओ जो हैं उन्होंने अपना पूरा का पूरा गूगल तैयार कर रखा था, वो उनका कॉलेज प्रोजेक्ट था और उसको भी उन्होंने जब लॉन्च किया तो लॉन्च होने के बाद में 2 साल लग गए उनको मिलेनियर बनने में। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जो इतना लेजेंडरी क्रिएट कर रहे हैं वो मिलेनियर तुरंत नहीं बन पाए, तो आप किसी को कैसे बना देंगे? 6 महीने तो इंसान को ये समझने में लग जाता है। आप बच्चों को कहते हैं कि 6 महीने में आपको करोड़पति बना देंगे, 6 महीने में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अरे 6 महीने में तो आप बच्चे को ये नहीं सिखा पाते, एक बच्चा होने के लिए 9 महीना लगता है। आप 6 महीने में बच्चे को क्या सिखा देंगे? और 18 साल के बच्चे को पता ही नहीं होता कि मनी क्या होती है, बाकी की चीज़ें क्या होती हैं, और आप उनको झूठ बोल रहे हैं। तो वो झूठ बोलना बंद कर दीजिए। मुझे उन झूठ बोलने वालों से शिकायत है, मुझे किसी भी कंपनी से, किसी भी सर्विस से, किसी भी काम से शिकायत नहीं है। तो मेरी जो शिकायत आती है वो नेटवर्क मार्केटिंग में इस तरीके से इस तरीके से कि गलत तरीके से एटलीस्ट मुझे उस गलत तरीके से और उन गलत लोगों से शिकायत है जी, जो आपसे ये कहते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर लीजिए और 6 महीने में आप करोड़पति बन जाएंगे। 6 महीने में आपको दुनिया का कोई इंसान करोड़पति नहीं बना सकता। तो मैं बार बार यही कहूंगा कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास में बहुत सारा पैसा आए, तो सबसे पहली जरूरत ये है, और कोई भी काम कर रहे हो आप, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पत्थर तोड़ रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आप उसके लिए वक्त दीजिए। अगर आप वक्त नहीं देंगे तो आप नहीं कर सकते। तो ये समझना, और नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को भी ये समझाना पड़ेगा। बिल्कुल। जो नई ज्वाइनिंग करवा रहे हैं या जो नई ज्वाइनिंग लेकर के आना चाहते हैं, उनको समझाना पड़ेगा कि वक्त देना पड़ेगा, निराशा आएगी, उस निराशा से लड़ना पड़ेगा और अपना जो है मेहनत करते रहना पड़ेगा। अगर ये 3 काम कर लिए तो तुम निश्चित रूप से करोड़पति अरबपति बन सकते हो। कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, और इसके एग्जाम्पल हैं आपकी फील्ड में। हाँ जी बिल्कुल, आपके यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं सबको पर्सनली जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जी, लेकिन वो एग्जाम्पल हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक मेहनत की है। है
और बहुत मेहनत करी है। कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पैदल चले हैं कई कई किलोमीटर अपने प्रॉस्पेक्ट्स को मिलने के लिए, दिखाने के लिए, एक प्लान शो करने हाँ, के लिए। और वहाँ पर भी उनको रिजेक्शन मिला है, लेकिन उस रिजेक्शन से वो निराश नहीं हुए, काम करते रहे, जी। तब जाकर के वो करोड़पति बन पाए हैं उस काम से। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए किसी व्यक्ति को किस हद तक जाना चाहिए और उनको बेसिक क्या स्टेप उठाना चाहिए? देखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आपको दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो ये कि आपको समझना होगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता क्या है, ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपको अपने खर्चों को या अपनी ज़रूरतें जो हैं, जो आपकी ज़रूरतें हैं, उनको कम से कम रखना होगा। होता यह है कि लोग जैसे ही पैसे कमाना शुरू करते हैं वैसे ही वो अपनी ज़रूरतों को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और जब आप अपनी ज़रूरतों को बढ़ा लेते हैं, जब आप अपने खर्चों को बढ़ा लेते हैं, तो फिर आपकी मजबूरी हो जाती है आपको ज़्यादा कमाना पड़ेगा, और उस ज़्यादा कमाने के चक्कर में आप फाइनेंशियल फ्रीडम को कभी हासिल ही नहीं कर पाते। आपको ये समझना होगा कि यार आपकी ज़रूरतें कितनी हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, आपके जो बच्चे हैं उनकी फ़ीस हो गई या उनके खर्चे हो गए, प्लस आपके जो माँ बाप हैं या जो भी पेरेंट्स हैं या आपके घर में जो हैं उनके इलाज की ज़रूरत हो गई। ये आपकी बेसिक नीड्स हैं, और इससे ज़्यादा अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो सब आपकी चाहते हैं। Correct. तो आप अपनी नीड्स को कम कर लीजिए। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करें तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल फ्रीडम हम कहेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसा है कि आज आपने काम करना बंद कर दिया। पहले आप ये देख लीजिए कि आपकी नीड्स कितनी है, और आज आपने काम करना बंद कर दिया, और जब तक आप नहीं मर रहे, आज से 1000 साल बाद मरने वाले हैं आप, 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 1000 साल बाद की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास में आपकी एक ऐसी इनकम होनी चाहिए जो अगले 100 सालों तक, 1000 सालों तक बनी रहे, वो बनी रहे इनकम, और हर साल ग्रोथ होती रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है जो कि ऑटोमेटेड आ रही है, तो वो इनकम 10 साल के बाद में, आज से अगर 10% की हम ग्रोथ देखें तो करीब करीब 2,30,000 रुपये होना चाहिए, क्योंकि हर साल का अगर हम 10% की ग्रोथ देखें तो इतना हो जाता है। और महंगाई दर जो होती है वो 6 से 7% हर साल बढ़ती है। इन्फ्लेशन, करेक्ट, इन्फ्लेशन हर साल बढ़ता है, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर ये आपने एक ऐसा इनकम सोर्स क्रिएट कर लिया और अपनी ज़रूरतों को कम रख लिया, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो गए। तो ये होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फ्रीडम। तो किसी इंसान के लिए फाइनेंशियली फ्री होना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर मिलियनेयर बनना? फाइनेंशियली फ्री होना। आपके एस्पेक्ट से किस तरीके से? देखिए, फाइनेंशियली फ्री हैं अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर चुके हैं, तो आपका सबसे बड़ा तो क्या होता है कि यहाँ पर आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम नेटवर्क मार्केटिंग का एग्जांपल लेते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग से हैं इसके लिए। जी। मान लीजिए कि आपके घर पे आपकी पूरी जिम्मेदारी है, आपके बच्चे को आपको देखना है, आपके माँ बाप को आपको देखना है, आपके परिवार को आपको देखना है कि इन सब के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज, शिक्षा, ये 5 चीज़ें मिलती रहें, नीडेड, ठीक है। जब तक ये हैं तब तक इनको इस चीज़ की कमी ना हो कि यार भूखे ना सोएं, कपड़े रहें, बाकी की चीज़ें हों। अब आपने उनको एक ऐसा इंतजाम करके दे दिया कि ये उनको मिलता जा रहा है, ठीक है। तो अब आपकी जिम्मेदारी उनके ऊपर कुछ बची नहीं। अब आप कहते हैं मैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक दिन में 1000 लोगों से मिलना चाहती हूँ। ओके। आपको ये चिंता नहीं है कि यार पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, 1000 लोगों से मिल रहा है, 1000 लोगों से रिजेक्शन हो रहा है, तब भी आपका मोटिवेशन बना रहेगा, क्योंकि पैसे आपको चिंता नहीं है। और जब आप उस जगह पे अपना पूरा फोकस देंगे जी, क्योंकि आपको पैसे की चिंता तो है नहीं है। आप किसी भी रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं। करेक्ट। आप रिस्क में फेलियर भी आया तो भी आपको चिंता नहीं है, तो वो बिजनेस इसी तरीके से बढ़ता है। तो और जब आप फाइनेंशियली फ्री हो गए तो बिजनेस आप कितना भी बड़ा करते रहें, आपका बिजनेस उसमें बढ़ता रहेगा, क्योंकि रिस्क आप ज़्यादा ले सकते हैं। ज़्यादा रिस्क मतलब ज़्यादा रिवॉर्ड। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप खुद को अमीर बनाना चाहते हैं, तो आपको फाइनेंशियली फ्री होना ही पड़ेगा। और मिलेनियर, बिलेनियर, ये सब आप तभी बन सकते हैं जब आपको पैसे की चिंता ना रहे। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी मैटर हो जाता है इसलिए। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस सीजन को हमें सेशन को हमें यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन आपसे जो नॉलेज हमें मिल रही है वो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी तरीके से उसमें लैक करूं। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका जो खुद का चैनल है सक्सेस एंड हैप्पीनेस, किसी भी व्यक्ति की लाइफ में वो कितनी मैटर करती है? देखिए, मैंने रिसेंटली मेरी किताब आपके लिए मैंने पूरी कंप्लीट कर लिया है और जल्दी आ जाएगी जी। उस किताब को एक्चुअली जब लिखने के लिए प्लान किया था तो मैं बहुत रिसर्च करता था और अलग अलग लोगों से बात करता था कि आप क्या चाहते हो। मैं लोगों से पूछता था कि सर आपको क्या चाहिए, कहीं पर भी, कि कहीं खाना खाने गए, समोसे की दुकान पर, भैया आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में।
फुटपाथ पर, ट्रैफिक सिग्नल पर, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। कई बार ये होता है, एक बार तो मैं भगवान के मंदिर गया था, गणेश जी के मंदिर पर, और वहाँ पर पुजारी जी से मैंने पूछ लिया, उनसे भी अच्छे संबंध है मेरे। मैंने उनसे पूछा, पंडित जी आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। सब ने अलग अलग जवाब दिए। कोई पैसा बोलता था, कोई परफेक्ट लाइफ पार्टनर बोलता था, कोई घर बोलता था, कोई नाम, कोई शोहरत, कुछ भी इस तरीके की बातें होती थी। और मैंने जब उनसे पूछा कि क्यों चाहिए, तो अधिकतर जो जवाब थे वो यही था कि मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस होना है या मुझे अपनी लाइफ में खुश होना है। तो इसी के बेस पर मैंने इस चैनल की शुरुआत करी थी कि लाइफ में सबको सक्सेस एंड हैप्पीनेस की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली होती है कि लोग समझते हैं कि यार हमको सक्सेस मिल गई, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी तो भी चलेगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बात यह है कि आप खुश तब तक नहीं हो सकते जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। आप किसी भी मैटर, आप खुश होना चाहते हैं, आप चाहते हैं मुझे खुश होना है, तो खुश होने में आपको सफलता चाहिए। तो जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी तब तक आपको खुशियां नहीं मिलेंगी, और खुशियां आपको आपकी सफलताओं से ही मिलती हैं। कोरिलेवेंट चीजें हैं, दोनों कोरिलेवेंट हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे को पूरा करती हैं, दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। तो यही बात है, और इसी बात को मैंने अपनी पूरी किताब में लिखने की कोशिश करी है, जिसमें मैंने 10 अलग अलग सवाल लिए हैं, जो पैसे के बारे में हैं, परिवार के बारे में हैं, रिश्ते के बारे में हैं, प्यार के बारे में हैं, बच्चों को कैसे अच्छी परवरिश दें उसके बारे में है, बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करना है उसके बारे में है, दोस्ती के बारे में है, उदारता के बारे में है कि हमको उदार होना क्यों ज़रूरी है, हमको जो है लोगों की मदद करना क्यों ज़रूरी है। और इसके साथ में मैंने कुछ और सब्जेक्ट्स को भी पिक किया है। तो आप उस किताब को और जो है जब पढ़ेंगे तो आपको वो सब सीखने को मिलेगा। होपफुली मैं सिखा पाऊंगा। आने वाली है ना सर? बहुत जल्दी आ प्री जाएगी। बुकिंग अगर चल रही है तो मुझे बता दीजिए। प्री बुकिंग 1 हफ्ते में चालू हो बस जाएगी। मेरा पहला आएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर एक पर्सनल क्वेश्चन मेरा रेज हो रहा है, मतलब इसी क्वेश्चन से, कि क्या पैसा ही सब कुछ है हर किसी व्यक्ति के लिए, या फिर पैसे की परिभाषा हर एक व्यक्ति के लिए अलग होनी चाहिए? देखिए, यहाँ पर मैं ये समझूंगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता, ये कहना गलत होगा। पैसा क्या, आप क्या चाहते हैं आपकी लाइफ में? आप चाहते हैं खुश होना, खुशियाँ आपको कैसे मिलेंगी? लोग कहते हैं कि पैसा खुशियाँ नहीं देता। कहते हैं, जो आपका क्वेश्चन है वो वहीं पर आकर के आ जाएगा। लोग कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। हाँ, और मैं वो जगह पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि भगवान की मेरी डेफिनेशन कुछ अलग हो जाती है जी। लेकिन क्योंकि मेरे लिए मेरे भगवान मेरे पिताजी थे, और अगर आज मुझे वो वापस मिल सके, मैं अपने आप को बेच करके भी उनको अगर हासिल कर सकूंगा तो मैं वो हासिल कर लूँगा। तो मेरे लिए कुछ लोग हैं जो पैसे से भी ज़्यादा कीमती हैं जी, ठीक है। तो मैं वो नहीं कहूँगा कि पैसा भगवान से कम नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे भगवान थे और वो पैसे से बहुत ज़्यादा ऊपर थे मेरे लिए। पर हम बात करें कि आप खुश होना चाहते हैं, ये इंसान का नेचर है। दलाई लामा जी कहते हैं कि इंसान जो पैदा हुआ है वो सिर्फ खुशियों की तलाश करता है, जॉय की तलाश करता है, जिसको हम आनंद कहते हैं हिंदी में। तो और आनंद अगर आप चाहते हैं तो आनंद सिर्फ 2 कंडीशन में मिल सकता है, या तो आप बुद्ध हो जाएं या आप बुद्ध हो जाएं। इसके बीच में आपको आनंद नहीं मिल सकता। हाँ। इसके बीच में अगर आप आनंद चाहते हैं तो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं उनके थ्रू भी जाना पड़ेगा। आपको एक तो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए और दूसरा मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। आपको खुशियाँ चाहिए, वो खुशियाँ आपको कैसे मिलेंगी? खुशियाँ मिलती हैं पैसे से। अब लोग बोलेंगे पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। कैसे नहीं खरीदी जा सकती भाई? खुशियों का मतलब क्या है? मेरे लिए मेरी बेटी अगर कहती है कि पापा मुझे चॉकलेट चाहिए और मैं कहता हूँ ठीक है बेटा मैं चॉकलेट खिला देता हूँ, वो खुश हो गई, तो ये मेरे लिए खुशी है। हाँ। मेरी वाइफ अगर मुझसे कहती है कि आज मुझे गहना खरीदने का मन है और मैं कहता हूँ कि ठीक है चलो खरीद के लेके आते हैं, उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाएगी ईयर टू ईयर, वो मेरे लिए खुशी है। हाँ, राइट। इस तरीके की बहुत सारी खुशियाँ जो आप खरीद सकते हैं पैसे से। तो पैसा बहुत ज़रूरी है, और जो ये कहता है कि पैसा ज़रूरी नहीं है वो ज़िंदगी भर गरीब रहेगा। ये मैं आपको लिख करके कह देता हूँ। तो पैसे को बहुत वैल्यू देना चाहिए, और पैसा है, जो आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करिए मैंने। पैसा ज़रूरी है क्योंकि आप उसी से अपनी लाइफ सरवाइव कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा कहते हैं कि पैसा ज़रूरी नहीं है तो आप 3 महीने हाँ बिना पैसे के रह के देख लीजिए। जैसे मैंने आप कहा भी था कि हम जब बात कर रहे थे कि अगर आप, जो लोग कहते हैं कि यार पैसे से ज़्यादा ज़रूरी रिश्ते हैं, पैसे से ज़्यादा ज़रूरी बाकी बातें हैं, उनको सिर्फ इतना करना चाहिए कि 3 से 6 महीने आप गरीब बन करके रह लीजिए। आपको गरीब होना नहीं है, आपको सिर्फ ये दिखाना है कि मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे ही आपने ये करा, लोग आपका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, लोग आपसे जो है दूरी बना लेंगे, और कुछ अच्छे दोस्त भी मिल जाएंगे आपको। कुछ 1-2 ऐसे दोस्त भी होंगे जो ये आपसे आकर के कहेंगे कि देख यार मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास इतना है, तेरे को जब जरूरत हो तो मांग लेना। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ में हूँ। तो जो बाकी लोग हैं
मैं तो कहता हूँ सबको ये करना चाहिए एक बार लाइफ में। पता तो लगे हाँ। एटलीस्ट अपना कौन है और पराया कौन तो जो बाकी लोग हैं वो उनको आप अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए। है। जी एक्चुअली सर्कल होता है जो आपने एमिंग टारगेट जो देखते हैं कि जिसमें एक सर्कल होता है, फिर एक और सर्कल होता है, फिर एक और सर्कल। करेक्ट। इस तरीके के सबको अपनी लाइफ में सर्कल बनाने चाहिए। ये मेरा परिवार है या ये मैं हूँ, ये मेरा परिवार और वो क्लोज दोस्त हैं जिनके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। जी ये वो लोग हैं जिनको मैं अपना थोड़ा सा पैसा दे सकता हूँ पर टाइम बिल्कुल नहीं दे सकता। ये वो लोग हैं जिनको मैं अपना टाइम और पैसा दे सकता हूँ अगर मेरे पास में बहुत ज़्यादा है तो, नहीं तो मैं नहीं। और ये वो लोग हैं जिनके लिए मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, जब तक मजबूरी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं करूँगा। होना चाहिए सर। हाँ, एग्जैक्टली। ये सर्कल आपने बना लिया तो आपकी प्रायोरिटीज आप डिफाइन कर सकते हैं। और जब ये प्रायोरिटीज डिफाइन हो जाएंगी तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। आपको ये चिंता नहीं रहेगी, आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा कि यार उसका फ़ोन आया तो वो काम करना जरूरी है। नहीं करेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। दैट्स राइट। तो आज का हमारा सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आई विश आपकी बहुत सारी क्वेरीज यहाँ पे सॉल्व हो गई होंगी। सर से रिलेटेड अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप सर के चैनल को विजिट कर सकते हैं, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो सर आज का सेशन वैसे सच में बहुत कमाल का है। आप कोई ऐसा टिप जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हो जो हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत सारे टिप्स हैं जो मेरे पास में हैं, जो मैं अपने चैनल पर शेयर भी करता हूं। जी आप शेयर करते हैं सर। लेकिन जो सबसे पहली बात लोगों को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आप चाहे करोड़ों रुपए कमा लें, अरबों रुपए कमा लें, जब तक आपने पैसे की वैल्यू करना नहीं सीखा, पैसे का सम्मान करना नहीं सीखा और पैसे को बचाना नहीं सीखा, हाँ तब तक आप ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते। आप एक बात बताइए, अगर लक्ष्मी जी मान लीजिए साक्षात आपके घर पे आएंगी तो आप उनको क्या करेंगे? प्लीज आइए। आइए, आकर के बैठ जाइए, कहीं मत जाइए। ऐसे ही करेंगे सर। अगर लक्ष्मी जी से आप कहें कि लक्ष्मी जी आओ और चली जाओ, कभी कोई कहेगा नहीं, लेकिन never। हम करते हैं, हम अपनी लाइफ में करते हैं। 30 तारीख को सैलरी आनी है, 1 तारीख को सैलरी आनी है और 27 तारीख को प्लान होता है, 2 तारीख को मूवी जाएंगे, 4 तारीख को खाना खाने बाहर जाएंगे, 5 तारीख को कपड़े खरीदेंगे। ये क्या है? लक्ष्मी जी आओ और पहले ही चली जाओ। पहले ही चली जाओ। तो मतलब आप अपने पैसे बचाना सीखिए ताकि लक्ष्मी जी आपके घर पे रहें और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। मतलब सेविंग्स हर मंथ करनी चाहिए। सेविंग्स के बगैर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल ही नहीं कर सकते। तो सेविंग करिए, चाहे आप 1 रुपए से शुरुआत करिए। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे घर पर मेरी बेटी को मैं हर दिन का 10 रुपए देता हूँ। जी। वो भी उसके कुछ चोर्स रहते हैं, कुछ काम रहते हैं जो वो करती है तब देता हूँ। और उस 10 रुपए में से वो हर दिन का 2 रुपए बचाती है। वाव। अगर उसको स्कूल का कुछ प्रोजेक्ट खरीदना है, कुछ भी सामान खरीदना है, तो मैंने ये नियम बना रखा है कि अगर 100 रुपए की चीज़ है तो 50 रुपए तुमको जमा करना है, 50 रुपए मैं दूंगा। तो वो अपने 10-10 रुपए में से जमा करती है, तब फिर मेरे पास में आती है और मुझसे कहती है कि पापा ये सामान खरीदना है, अब इसके पैसे बाकी बचे हुए आप दो। ऐसा नहीं कि मैं दे नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं उसको ये सिखाना चाहता हूँ जो मैं नहीं सीख पाया कि बेटा फाइनेंशियल विजडम अगर चाहिए तो पैसा बचाना पड़ेगा, तभी आप चीज़ें हासिल कर सकते हो। हासिल कर तो ये आप अपने बच्चों को भी सिखाइए, खुद भी सीखिए। और अगर ये कहने वाले हैं कि यार हमारी इनकम बहुत कम है, हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा, हम पैसे नहीं बचा सकते, मत करिए कुछ, सिर्फ 1 रुपये से जमा करिए। 1 रुपये हर महीने जमा करिए और अगले महीने 1 रुपये को 2 रुपये करना है, 2 रुपये को 4 रुपये करना है, 4 रुपये को 8 रुपये करना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ एक्सक्यूज दे रहे हैं और कुछ नहीं कर और रहे। कुछ नहीं। मतलब जो बचपन में हम काम करते थे एक पिगी बैंक रखने का, वो हमें आज भी करना चाहिए और एंटायर Definitely। लाइफ करना चाहिए। वो हमेशा करते रहना चाहिए। और हमारे जो एंशियंट विजडम थे, जी। हमें बचपन से या जो हमारे जो पूर्वज थे वो ये जो सिखाते थे कि पैसा जमा करो, जोड़ो। हाँ, वो हमारे यहाँ पर लोग क्या करते थे कि पैसा इकट्ठा करते थे और उसको सिक्के जो है उसको मिट्टी में दबा देते थे, मटके में भर के। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि कभी बुरा टाइम आएगा। आज बहुत अच्छी इनकम है, तब भी बुरा टाइम आएगा, और जब बुरा टाइम आएगा तो इसको खोद करके निकाल लेंगे। तो सभी को अपने अच्छे टाइम के लिए, बुरे टाइम के लिए पैसे बचाना चाहिए। और अगर आपने ये सीख लिया तो आपकी पूरी लाइफ जो है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चली जाएगी। पर सेविंग से एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी रेज होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि आज का पता नहीं है, कल के बारे में आप कैसे कुछ सोच सकते हैं? तो क्या ऐसे लोगों के सवालों का आपके पास कुछ जवाब है? डेफिनेटली है। चलो, हो सकता है आप मर गए, हो सकता है मैं यहाँ से बाहर निकलूं ट्रैफिक एक्सीडेंट में, मैं मर जाऊं। हाँ, कुछ नहीं पता अगले पल का। ठीक है, करेक्ट। तो हो सकता है मैं मर जाऊं। जी। तो मर गया तो चलो ठीक है, पर मैं अपने पीछे एक परिवार को छोड़ के जा रहा हूँ। छोड़ के जा रहा हूँ। मैं लिटरली आज भी ये कहता हूँ, कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि अगर मैं आज मर गया तो जब तक मेरी वाइफ, मेरी बेटी जिंदा रहेगी तब तक उनको 1 रुपये की चिंता नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए मैंने इस तरीके से प्लान कर रखा है कि मैं रहूं या ना रहूं। मेरे जो बिजनेस हैं उनके बारे में मेरी वाइफ को, मेरी बेटी को कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि मैं ये काम भी करता हूँ, वो काम भी करता हूँ।
लेकिन उन्होंने कभी मेरे बिजनेस को समझने की कोशिश नहीं करी। पर मेरी वाइफ के हाथ में एक अच्छा अमाउंट आता है जिससे वो पूरा घर चल सकता है। मेरी बेटी की स्कूल की पढ़ाई हो सकती है, कॉलेज की पढ़ाई हो सकती है, घर के खर्चे चल सकते हैं, और वो एक अलग इनकम सोर्स से आ रहे हैं। तो ये एक है कि आप अपने जिनको आप छोड़ करके जा रहे हैं उनके लिए। प्लस दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मैं आप मान लीजिए आप जिंदा रह गए, तो आप 90 साल तक जिंदा रह गए तो क्या करेंगे? आपने पेंशन ये प्लान पक्का तो नहीं है किया नहीं, है। ये पक्का तो है नहीं कि आप जो है अभी मरी जाएंगे। हाँ। कि आपने ये सोच रखा है कि बस अभी जो है आज यहाँ पे भरपेट जो है वो पार्टी करूंगा, मस्ती से पार्टी करूंगा और बाहर जाकर के ट्रक के सामने आ जाऊंगा। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग हैं जिनको मैं कहती हूँ कि आपको सेविंग्स करनी चाहिए, अपने लिए नहीं, एटलीस्ट आप जिनके साथ रहते हैं उनके लिए तो कीजिए। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये मैं रिसेंटली अभी मैं आने के पहले मैं मेरे एक नए प्लॉट की रजिस्ट्री करवा करके आया था। तो वहाँ पर एक और आए थे जो मेरे साथ में ही उसी कॉलोनी में रजिस्ट्री करवा रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके फादर का डायलिसिस चलता है हर महीने। ओके। हर 3 दिन में उनका डायलिसिस होता है। दोनों किडनीज उनकी फेल है 5 साल से। जी। ठीक है, 5 साल से उनकी किडनी फेल है और हर महीने 70,000 रुपये का उनका खर्चा होता है इस महीने इस काम के लिए। करेक्ट। अब जब 70,000 रुपये का जो खर्चा आता है, यहाँ खास बात यह है कि 70,000 रुपये के लिए उन बच्चों को 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस सज्जन ने, उन शख्स ने अपनी जवानी के दिनों में बहुत मेहनत करी, उस तरीके से काम किया, इतनी प्रॉपर्टीज़ बना ली कि उनसे 1 लाख 1.5 लाख रुपए का किराया आता है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस बात के लिए खुश हैं कि मेरे पिता जिंदा हैं, उन्होंने एक तो हमें काबिल बना दिया, दूसरा बच्चों के ऊपर ये मेहनत नहीं है, ये बर्डन नहीं है कि यार पिताजी के इलाज के लिए हमको खर्चा करना कि है, उनको खुद से पे करना है। हाँ, या पिताजी के इलाज के लिए हमको खर्चा नहीं करना है। उस जगह पर वो जब पैसे हैं उनके पिताजी के पास में, तो पिताजी बच्चों के लिए बोझ नहीं है। लेकिन अगर वो उनके पास पैसे नहीं होते तो 5 साल तक 50,000 रुपये हर महीने खर्च करना एक बोझ लगने लगता है। तब ऐसी कंडीशन में माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। राइट। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप बुढ़ापे में किसी के ऊपर बोझ ना बने, तो आज से उसकी तैयारी आज करिए। से काम कीजिए। तो ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आप, हो सकता है कल आप मर गए, हो सकता है नहीं मरे। मर गए तो चलो ठीक है, आज का एंजॉयमेंट आपको हो गया। हाँ। लेकिन नहीं मरे तो क्या? तो और क्या? आप अगर 10,000 रुपये कमा रहे हैं, उसमें 2,000 रुपये बचा भी लिया, तो बाकी 8,000 रुपये है ना आपके पास में। और हम बात करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ 50-30-20। हाँ। 50% आप अपनी नीड में खर्च कर दीजिए, 30% को आप मस्ती से एंजॉय करिए, और 20% आपको सेविंग में रखना है। रख के भूल जाइए, आप उसको भूल जाइए। सेविंग करिए, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट करिए, सेविंग करिए, इन्वेस्टमेंट करिए। जब आप ये करते रहेंगे, जो मेरे पास में जो मैंने इन्वेस्ट करा है, जिसका मेरे वाइफ को रिटर्न मिलता है, हाँ जी, वो पैसा वो खुद रख लेती, मुझे नहीं देती। ये एक कड़वा सच है। नहीं, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। ओके। कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैंने खरीदी थी, उनकी ईएमआईज में भरता हूँ, ओके। उनकी ईएमआईज में भरता हूँ, मुझे उससे शिकायत नहीं है, पर मैं ये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और उसका रिटर्न मुझे हमेशा मिलता रहे। तो यही है कि आप उस रिटर्न से उम्मीद मत करिए, आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, और अगर रिटर्न आ रहा है तो उसको भी इन्वेस्ट करते रहिए। मेरी वाइफ भी उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है, जो इसके बारे में मुझे पता नहीं होता। ओके। वो गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करती है, दैट्स तो आई एम नाइस। हैप्पी विद दैट। तो वो इन्वेस्ट करती रहती है। और एक चीज़ यहाँ पर और बताना चाहूँगा मैं, जो कि हमारे शायद है रिलेटेड, नहीं पता नहीं, पर मैंने मेरी किताब में भी इसको बहुत डिटेल में कहा है प्लीज सर, प्लीज। कि अगर आप अपनी लाइफ में सफलता चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, और अगर आप पति पत्नी हैं, आप मैरिड हैं, आप अकेले नहीं कर सकते। जब आपके घर में कुछ पैसा आ रहा है, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए कमा करके लेके आए, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, सर मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ और मेरी वाइफ तो खर्चा ही करती रहती है। देख भाई, तू नहीं कमाता, ये तू और तेरी वाइफ दोनों मिलके कमाते। दोनों मिलके। वो तो सिर्फ काम ही नहीं करती। अच्छा, काम नहीं करती तो तेरे घर का बर्तन चूल्हा कौन करता है? कौन करता है? तेरे बच्चों को कौन पालता है? या उसको इस बात की तनख्वाह दे रहा है, तू नहीं दे रहा ना। ये तुम्हारी इनकम है, कंबाइंड इनकम है। अगर वाइफ कमा रही है, तुम कमा रहे हो, तो कंबाइंड इनकम है। तो जो खर्चे हैं वो भी दोनों से मिल करके पूछना है। दोनों बताएंगे कि मुझे भी खर्चा करना है, तुमको भी खर्चा करना है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास में एक रिसेंटली एक ईमेल आया, एक लेडी हैं, शायद दिल्ली की हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपने इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे खुद की प्रॉपर्टी खरीदनी है अपने नाम पर, या अपनी ही प्रॉपर्टी खरीदनी है। मेरे वाइफ की, मेरे हस्बैंड की तो हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ हर एंड हस्बैंड कि वो बहुत पैसे को सेव करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मैम, आप जो करना चाह रही हैं बहुत अच्छी बात है और करिए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आप खुद को फाइनेंशियली जो है इतना एजुकेट कर रखा है। लेकिन ये समझ लीजिए कि आप जो कमा रही हैं वो भी आपके पति का ही है, और जो आपके पति कमा रहे हैं वो आपका है, ये दोनों का है।
तो अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, या आप अपनी लाइफ में कुछ भी चाहते हैं, सफलता, खुशियाँ, बच्चों की अच्छी परवरिश, तो वो आपको मिल के करना होगा। तो जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि दोनों काम कर रहे हैं एक साथ, ये हमारा है, मेरा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, हमारा है, बुरा है तो हमारा है, अच्छा है तो हमारा है, जब आपने ये बुरा है तो हमारा है, अच्छा है तो हमारा है वाली बात समझ ली, तो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली होने लगेगी। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। ये हमारे वाले जो आपने अभी वर्ड बोला, उससे मुझे एक बात याद आ गई। जब भी हिंदू शादीज होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, 7 फेरे और कहते हैं कि कुछ वचन भरवाए जाते हैं जी, उस टाइम इस बारे में बात की जाती है। पंडित जी कहते हैं कि आप अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप अपनी पत्नी को बताएंगे। ये दूसरा वचन है, मतलब ऐसा हाँ। कुछ है, इन वचनों में ली जाती है ये सारी बातें। डेफिनेटली। तो कहा देखा जाए तो ये सारी जो भी चीजें हैं चल रही हैं, ये ऑलरेडी है हमारे कल्चर के अंदर। एक्चुअली अब क्या है हमारे यहाँ पर, इस बारे में मैं जो है सभी जगह पे कहता हूँ कि किसी भी कल्चर की बात कर लें, किसी भी कम्युनिटी की बात कर लें, किसी कल्चर की बात कर लें, किसी धर्म की बात कर लें, कोई भी धर्म जो बना है, कोई भी जो कल्चर बना है, जो रिचुअल्स बने हैं, वो सब इस बात को सोच करके बने हैं कि ह्यूमन जो ग्रोथ है वो बढ़ती रहे। तो हमारा जो कल्चर बना है उसमें भी इस तरीके के जो वचन कहे गए कि मैं अपने पिता के घर जाने के पहले भी आपसे पूछ करके जाऊंगी, करेक्ट, या जब आप परमिशन दोगे तो जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। हाँ। वहाँ पर बात क्या है कि अब मेरे पिता का घर मेरा नहीं बचा है, मेरा जो आपका घर है वही मेरा है, ये हमारा घर हो चुका है, हमारे वाली ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछ करके नहीं गई तो आपका भी अपमान होगा, मेरा भी अपमान होगा। और ये भी कहा गया है कि तुम्हारे सम्मान का ध्यान मुझे रखना है। तो ये सब चीज़ें जो ना एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना है। और सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप क्रिश्चियनिटी की बात कर लीजिए। क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि आपको पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है। क्रिश्चियनिटी में ये कहा जाता है, क्रिश्चियनिटी में भी कहा गया है कि वहाँ पर जब आपको कहा जाता है कि आपकी शादी हो गई तो उसमें कहते हैं कि नाउ आई प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ एंड यू आर वन। अब आप अलग नहीं हैं। हिंदू धर्म में भी वही है, इस्लाम में भी ये कहा जाता है कि 3 बार कहा जाता है कबूल है कबूल है। उसमें भी यही बात होती है कि अच्छा है बुरा है सब कुछ एक का है। सिख धर्म में भी है और सभी धर्मों में कहा जाता है कि पैसा बचाओ। इस्लाम में कहा गया है कि आपको जो है पैसा दान देना है थोड़ा सा। क्रिश्चियनिटी में कहा गया है कि आपको पैसा दान देना है। सिख धर्म में 10 बंद का सीधा सा नियम है कि आपको जो है अपना कमाई का 10वां हिस्सा देना है। हिंदू धर्म में कहा गया है। ये सभी रूट्स में है। तो जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक हमारी ग्रोथ नहीं होगी। ये है क्योंकि सेविंग्स हमें हमारे धर्म ही सिखा रहे हैं। सारे के सारे, सिर्फ सेविंग नहीं, हमको जीने का तरीका सिखा गए हैं। मतलब कई लोग कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, मैं धर्म को नहीं मानता, पर ये नहीं समझते कि मैं धर्म की बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं जब धर्म की बात करता हूँ तो मैं किसी मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ। कि हिंदू धर्म में, हिंदुओं में या हमारे जो सनातन बातें, वहाँ पर धर्म की जब बात की जाती है तो धर्म हमारे काम की या हमारी जिम्मेदारियों के बारे में कहा जाता है। उसे गलत कर लिया गया है। हाँ। मुस्लिम धर्म में बात करें, या मुस्लिम नहीं कहूँगा, ये गलत शब्द हो जाएगा, हम बात करें कि जो उर्दू है उसमें जो मजहब कहा गया है, तो मजहब की बात अलग हो जाती है, रिलीजन की बात अलग हो जाती है। या लेकिन जब हम बात करें हमारी जो नेचर की है या जो हमें करना है, तो उसके लिए सभी को ये समझना पड़ेगा कि हमारी रूट्स क्या हैं। जो हमारे को हमारे पुराने लोग सिखा करके गए हैं, वो बहुत सारी ऐसी बातें सिखा के गए हैं जो आज भी प्रैक्टिकल हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर पानी है तो आप अकेले नहीं पा सकते हैं, उसमें हम वाला एटीट्यूड आना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली हम वाला एटीट्यूड चाहिए। और जब आपके बच्चे आपके बराबर हो जाएं, जी, जब आपके बच्चे आपके बराबर हो जाएं, आज मेरी बेटी 10 साल की है, लेकिन जब हमने रिसेंट में एक प्रॉपर्टी जो खरीदी तो मैंने उसको बताया कि देख बेटा ये कर रहे हैं, अभी उससे परमिशन नहीं ले रहा हूँ, उसको बताया जा रहा पर उसको बताया जरूर है। है। जिस दिन वो इस काबिल हो गई कि हाँ अब मैं डिसीजन लेने लायक हो गई हूँ, जब मुझे लगने लग गया, या जिस दिन वो उस उम्र तक पहुँच गई, तो उसका डिसीजन भी मैटर करने लगेगा। अभी उसको बताया जा रहा है। हम दोनों मिलकर बताते हैं कि जब भी कुछ होता है हमारे घर में, कोई भी डिसीजन लिया जाता है, तो मैं और मेरी वाइफ डिसीजन लेते हैं और उसके बाद मेरी बेटी को बताते हैं बेटा हमने ये डिसीजन लिया है, जस्ट स्टे इन्फॉर्म्ड। और वो कहती भी है कि पापा मुझसे पूछते क्यों नहीं हो। तो मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो उससे पूछी जाती हैं, जहाँ पर उसकी सच में प्रेजेंस जरूरी है। लेकिन जब वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो उससे पूछे बगैर वो काम भी नहीं होगा। That's right, because she is the क्योंकि वो part of हमारा the परिवार family. है। और ग्रोथ इसी तरीके से होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। नहीं तो नहीं हो सकती।
सो आई होप कि फाइनेंशियल एजुकेशन के जितने भी लेसन्स आज हमने सर से सीखे हैं आप सभी की ज़रूर हेल्प करेंगे। तो सर की आने वाली बुक का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं और प्री बुकिंग कुछ ही टाइम में स्टार्ट होने वाली है। सो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आने वाले दिनों में हम ऐसे ही कमाल की वीडियोज़ आप सभी के लिए लाते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिल सकें। सो दिस इज दिव्या विद दुबे सर। हम जल्द हाजिर होंगे ऐसी कमाल की वीडियोस के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।